हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 21 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। आज के एडिटोरियल का टाइटल है सरकमवेंशन। चारों तरफ से घेर लेने का कार्य भी सरकमवेंशन होता है और छल कपट भी सरकमवेंशन होता है। और ये किस टॉपिक पे है? तो है ऑन सेंटर एंड स्टेट टॉपिक पर। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के टाइज मतलब संबंध के टॉपिक पर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध कैसे होंगे इस टॉपिक पर है। टैगलाइन है द सेंटर हैज ए ड्यूटी नॉट टू बाईपास पॉलिटिकल लीडरशिप इन डीलिंग विद स्टेट्स। टैगलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। केंद्र का यह कर्तव्य है कि वो स्टेट्स के साथ डील करते समय स्टेट्स में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बाईपास ना करे। मतलब केंद्र सरकार ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे राज्यों में चुने गए सरकारों और जनप्रतिनिधियों की अवहेलना हुई है। फिर केंद्र सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, देखते हैं जरा। विल्डिंग पावर एट द सेंटर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विल्ड पावर का मतलब होता है शक्ति देना, सत्ता देना। केंद्र सरकार को शक्ति देने के साथ साथ, पावर देने के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। A major responsibility in federal country with strong centralizing features is to maintain the balance as well as mutual respect between political structures at the central and state levels. एक महत्वपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की, वो ये है कि संघीय देश में, जैसा कि भारत है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग फीचर्स के साथ ये संघीय देश है जिसमें बहुत सारा शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित रहता है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो मेंटेन करे बैलेंस को, म्यूचुअल रेस्पेक्ट को। किसके किसके बीच? केंद्र में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, नहीं जो केंद्र सरकार है, और जो स्टेट में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, नहीं जो राज्य सरकार है, उसके बीच। इन पर्टिकुलर, खास तौर से, इन पर्टिकुलर मतलब खास तौर से, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंटर, यह सेंटर का कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी। केंद्र सरकार का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि टू रिफ्रेन फ्रॉम बाईपासिंग द इलेक्टेड लीडरशिप वाइल डीलिंग विद स्टेट्स, कि इनका नैतिक कर्तव्य है कि स्टेट्स के साथ किसी भी मुद्दे पर डील करते समय स्टेट के इलेक्टेड लीडरशिप को बाईपास ना करे, वो उसको किनारे करके स्टेट के अंदर कोई काम ना करे। टू रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव रेज्ड कंसर्न। दो हाल फिलहाल की घटनाओं ने, डेवलपमेंट्स मतलब यहाँ घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। रेज्ड कंसर्न मतलब चिंता बढ़ा दी है कि द सेंटर वांट्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू ऑफिशियल्स फंक्शनिंग अंडर इलेक्टेड स्टेट रिजाइम्स। चिंता इस बात की बढ़ा दी है कि केंद्र सरकार उन अधिकारियों को सीधे निर्देश देने की कोशिश करती है, निर्देश देना चाहती है, जिनका फंक्शनिंग, जिनका क्रियाकलाप चुने गए राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। मतलब कि उन अधिकारियों को आदेश देने और निर्देश देने का काम किसका होना चाहिए? संविधान के अनुसार होना चाहिए राज्य सरकारों का, जो कि वहाँ की जनता ने वहाँ चुना है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2 बार ऐसा काम किया है जिससे वो राज्य सरकारों को बाईपास करके राज्यों में नियुक्त अधिकारियों और उच्चाधिकारियों को सीधे निर्देश देते हुए नजर आए हैं। कौन कौन ऐसा अवसर है, देखिए। Prime Minister Narendra Modi has held 2 virtual meetings with the district magistrates and state officials to review the COVID-19 situation. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 वर्चुअल मीटिंग अरेंज किए हैं, आयोजित किए हैं। किनके साथ? डीएम्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के साथ, और स्टेट ऑफिशियल के साथ कोविड-19 के सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। ऐसे ऊपरी तौर पर सुनने पर तो लगता है कि इसमें क्या गलती है, तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से यह गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार यदि किसी राज्य में कुछ इस तरह का कार्य करती है तो उसको राज्य के मंत्रियों के द्वारा यह कार्य करना चाहिए। उसे मंत्रियों को निर्देश देना चाहिए और राज्य के मंत्री राज्य में नियुक्त अधिकारियों, उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देकर वह काम करवाएंगे। संवैधानिक व्यवस्था तो यही है। आगे देखिए। Union Education Minister Ramesh Pokhriyal held a virtual meeting to discuss the national education policy and related matters such as the conduct of class 12th examinations with the state secretaries in charge of education.
देखिए, और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने भी ऐसा किया। उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए और इससे रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि 12th क्लास का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा कि नहीं। स्टेट सेक्रेटरीज के साथ उन्होंने मीटिंग किया था, जो इंचार्ज ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें तो सीधा सीधा एनक्रोचमेंट है राज्य सरकार के अधिकारों पर। वाइल सच मीटिंग्स में हेल्प द प्राइम मिनिस्टर or any union minister gets some feedback from the field across India, it is quite unusual for leaders in the central political executive to bypass their counterparts in the states. देखिए, जबकि ऐसा मीटिंग हेल्प कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री को फील्ड से, पूरे इंडिया में फील्ड से एकदम फीडबैक क्या मिल रहा है इसको जानने में, लेकिन फिर भी ये बड़ा अनयूजुअल है। यदि कोई चीज़ अनयूजुअल है तो पहले हुआ नहीं है या अक्सर ऐसा होता नहीं है कि केंद्र सरकार में बैठे हुए जो नेतागण हैं वो, है ना, जो वहाँ के कार्यकारी के नेता हैं। कार्यकारी कौन होता है? कार्यपालिका जो होता है केंद्र सरकार होता है। तो उसमें जो भी लीडर्स हैं वो अपने काउंटर पार्ट्स को, मतलब अपने प्रतिभागी या जो भी उनके समतुल्य हैं राज्यों में बैठे हुए, उनको बाईपास करके कोई काम वो राज्य में करें, ऐसा अक्सर नहीं होता है। द तमिलनाडु मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन अनबिल महेश पोयमोजी took the right stand by not deputing any official to represent the state in Mr. Pokhriyal's virtual interaction. और देखिए, तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा नीति के जो मंत्री हैं तमिलनाडु राज्य में, उनका नाम है अनबिल महेश पोयमोजी। उन्होंने सही स्टैंड लिया। कोई चीज़ के लिए सही स्टैंड लेने का मतलब उस समय सही निर्णय ले पाना, ठीक है। खास करके जब कुछ गलत या अनैतिक या गैरकानूनी हो रहा है तो आप उसका विरोध करने के लिए जो कदम उठाते हैं वही आपका स्टैंड होता है, और वो सही स्टैंड होता है। उन्होंने कैसे सही स्टैंड लिया? बाई नॉट डिप्यूटिंग एनी ऑफिशियल टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन मिस्टर पोखरियाल्स वर्चुअल इंटरेक्शन। उन्होंने किसी भी ऑफिशियल को नियुक्त नहीं किया, रिप्रेजेंट ही नहीं किया, डिप्यूट ही नहीं किया कि वो तमिलनाडु राज्य का रिप्रेजेंटेशन करे, प्रतिनिधित्व करे मिस्टर पोखरियाल के वर्चुअल इंटरैक्शन में, वर्चुअल मीटिंग में। इंटरैक्शन का मतलब बातचीत, कॉन्वर्सेशन। द आइडिया वॉज नॉट टू बॉयकॉट द मीटिंग बट टू से द मिनिस्टर आउट टू हैव बीन इंक्लूडेड इन ए डिस्कशन ऑन द NEP। ठीक है, ये आइडिया उनका इसलिए नहीं था कि वो विरोध करना चाहते थे मीटिंग का, बस वो ये कहना चाहते थे कि हम मंत्री हैं राज्य के, तो आप राज्य में यदि कोई शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री हैं, तो इस डिस्कशन में मुझे शामिल किया जाना चाहिए। सीधा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इस डिस्कशन में मुझे शामिल किया जाना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को पहले, ठीक है, क्योंकि जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। तर्क सही था और तर्क जो है संवैधानिक भी है। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स डज हैव ए प्रेसिडेंट। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर्स को एड्रेस किया, उनसे बातें की, इसका एक पूर्ववर्ती उदाहरण भी है। प्रेसिडेंट का मतलब ऐसी घटना पहले भी हुई है, पहले होने वाली घटना को प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रीसीडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट का स्पेलिंग PRESIDENT होता है ना, अध्यक्ष या राष्ट्रपति। आगे सुनिए। राजीव गांधी एड्रेस्ड द हेड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश व्हेन इट वाज अंडर कांग्रेस रूल ऑन द इशू ऑफ पंचायती राज। ठीक है, राजीव गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के हेड को एड्रेस किया था, उनसे बातचीत की थी, ठीक है, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस रूल में था, कांग्रेस के शासन में था। तो और ये बातचीत हुआ था पंचायती राज के मुद्दे पर। The defense then was that such direct interaction were permissible under the Constitution, citing Article 256 and 257. उस समय ये बात तार्किक इसलिए भी कुछ हद तक हो गई थी क्योंकि यह उस समय संविधान के हिसाब से परमिसिबल था। परमिसिबल मतलब अनुमति के योग्य था, संविधान इसको अनुमति दे रहा था। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 256 और 57 के तहत इसमें उल्लिखित था कि यदि केंद्र सरकार के मंत्री चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। These provisions stipulate that the states are obliged to comply with the laws made by parliament. इन provisions में, इन
उपबंधों में यह निर्धारित किया जाता है, या ये उपबंध निर्धारित करते हैं, स्टिपुलेट मतलब डिसाइड, डिटरमाइन, फिक्स, दैट द स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड, स्टेट्स बाध्य हैं क्या करने के लिए, कंप्लाई विद द लॉज। कंप्लाई विद द लॉज का मतलब होता है कानून का पालन करना। तो कानून का पालन करने के लिए स्टेट्स ऑब्लाइज्ड हैं, उनका नैतिक कर्तव्य, उनका कर्तव्य, उनको करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। आई लॉज किसके द्वारा बनाए गए हैं, मेड बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा, एंड ऑल्सो अलाउ सम डायरेक्शंस फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। और ये जो प्रोविजंस हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ डायरेक्शंस को भी दिए जाने की अनुमति देते हैं। इफ़ द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू वन पार्टी एंड द ऑफिशियल एड्रेस्ड आर फ्रॉम ए स्टेट रन बाय अनदर, अगर प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और जो ऑफिशियल्स हैं जिनको एड्रेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर वो किसी ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जो किसी दूसरे पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, तो देयर इज बाउंड टू बी रिसेंटमेंट, ठीक है। बाउंड 2+V1 होना तय है, जैसे वी आर बाउंड टू डाई, हम लोगों का मरना तय है, एवरीबडी इज बाउंड टू डाई, ठीक है। तो बाउंड टू, दिस ट्रेन इज बाउंड टू गो टू दिल्ली, इस ट्रेन का दिल्ली जाना तय है, मतलब फिक्स्ड है कि वो चीज़ होगा। तो देयर इज बाउंड टू बी रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार में पार्टी किसी दूसरे केंद्र में किसी दूसरे पार्टी का सरकार है, राज्य में किसी दूसरे पार्टी का सरकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को बाईपास करके राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करती है, तो जाहिर सी बात है नाराजगी हो जाएगा। नाराजगी क्या होगा कि दैट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स आर बीइंग बाईपास्ड, इस बात की नाराजगी होगी कि उस राज्य के जो चुनाव में चुन करके आए हुए हैं, जो इलेक्टेड हैं प्रतिनिधि, उनको बाईपास किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। इन द प्रेजेंट केस, वर्तमान हालात में, इट इज़ ट्रू दैट द सेंटर हैज़ ए मेजर रोल इन द पैंडेमिक रिस्पॉन्स। वर्तमान का जो स्थिति है उसमें सच है कि केंद्र सरकार का बहुत बड़ा भूमिका है पैंडेमिक रिस्पॉन्स में, इस आपदा से निपटने में। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज़ बीन इन्वोक्ड टू स्पेसिफाई गाइडलाइंस ऑन लॉकडाउन्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी लागू किया गया है लॉकडाउन के मामले में गाइडलाइंस को निर्धारित करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए, रिलैक्सेशंस को स्पेसिफाई करने के लिए, एंड टू एंश्योर स्मूथ मेडिकल सप्लाईज, और चिकित्सा संबंधी उपकरणों दवाइयों के सहज आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए। हाउएवर, हालांकि इट वुड बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के लिए ज़्यादा हितकारी होगा इफ़ इवेंट्स एंड डिस्कशंस आर हेल्ड, अगर इस तरह के इवेंट्स और डिस्कशन आयोजित किए जाते हैं इन सच इस तरीके से दैट की द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट सीन टू बी अंडरमाइंड, कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं राज्यों में वो अंडरमाइन न किए जाएं। अंडरमाइन करने का मतलब है उनके महत्व को नकारा न जाए, ठीक है। देयर आउट टू बी नो स्कोप फॉर कंप्लेंट्स, शिकायत का तो कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। स्कोप फॉर समथिंग मतलब कोई चीज़ की जगह, कोई चीज़ की गुंजाइश। स्कोप फॉर डूइंग समथिंग मतलब कोई चीज़ करने की गुंजाइश, सच एज द वन मेड बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जैसा कि एक कंप्लेन वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा किया भी गया था। क्या कंप्लेन किया गया था? दैट की चीफ मिनिस्टर्स फेल्ट ह्यूमिलिएटेड व्हेन ऑल ऑफ देम वेयर नॉट अलाउड टू स्पीक टू द पीएम इन वर्चुअल इंटरेक्शन, कि उन्होंने कंप्लेन किया था कि चीफ मिनिस्टर्स ह्यूमिलिएटेड फील किए थे। ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित, फील ह्यूमिलिएटेड माने अपमानित महसूस करना, अपमानित महसूस किए थे जब उन सब को अलाउ नहीं किया गया था पीएम के वर्चुअल इंटरेक्शन में बात बोलने का, ठीक है। तो ये कैसा इंटरेक्शन होता है कि आप खाली बोलिएगा, आप बड़े भाई हैं और पापा हैं तो बाकी सब खाली सुनेगा, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। पता नहीं क्या ये सब उठपटांग काम हो रहा है, मतलब कॉमन सेंस से परे है। अरे देश का संविधान उसी तरह से सोच के ना बनाया गया है कि एक परिवार है, परिवार में जो मुखिया है वो कैसे आचरण करेगा, बाकी परिवार के सदस्य कैसा आचरण करेंगे, सोच समझ के बनाया गया है। बाकी तो आप लोग समझदार ज़्यादा है ये। तो ये था 21 मई के एडिटोरियल का एनालिसिस, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और अब आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग जानकारी कि माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे चल रहा है न्यूज़पेपर एडिटोरियल का बैच, जिसमें डेली 2 न्यूज़पेपर
दोनों एडिटोरियल को डिस्कस किया जा रहा है और उसमें से एक एडिटोरियल पर बेस्ड इंग्लिश का सेट भी दिया जा रहा है कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ज्वाइन कर लीजिए ओनली एट 99 रुपीज़ पर मंथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना ओपिनियन बताइए और अपने जैसे दूसरे छात्रों को जिनको इंटरेस्ट है इंग्लिश में और जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की या अंग्रेजी में अपने वोकेबलरी को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन तक इसको पहुंचाइए शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें।